जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली का पहला सेशन था तो बहुत छोटा सा सेशन, मगर इस छोटे से सेशन में भी बहुत कुछ हो गया जिसने ये बता दिया कि पिछले 5 सालों से मूड क्या था पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का। और खास तौर पे एक चीज और साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या होता है, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आज देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भी जम्मू कश्मीर असेंबली में हो रही धारा 370 की चर्चा कर डाली। और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर अपना जवाब देते हुए उस बात का भी जिक्र कर दिया जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने की थी। मेरे साथ 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से हैं सीनियर कंसल्टिंग एडिटर द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के और वेटरन जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहब। दिल्ली से हैं टीएनआर आवाज़ के डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा जी। और जम्मू से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी जो एडिटर इन चीफ हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के भी। तो सबसे पहले श्रीनगर चलते हैं क्योंकि सारा मामला वहीं का है। फयाज साहब, उमर अब्दुल्ला ने जब अपना जवाब दिया तो जिक्र उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी हुआ। उमर के जवाब के साथ यह भी बताइए कि क्या 6 दिन में जो कुछ हुआ ये एक्सपेक्टेड था और इसका असर आने वाली पॉलिटिक्स में कितना रहेगा? मैं समझता हूं कि ये एक्सपेक्टेड था। हम शुरू से ही ये बात बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये आएगा एक रेजोल्यूशन आने के बाद डेवलपमेंट्स हुई, जो डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मनफी एक नेगेटिव रिएक्शंस हुई। इन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया लगातार 3 दिन, और आज उन्होंने बाहर निकल करके एक पैरेलल असेंबली वहां पे लगा दी, जिसको वो कहते हैं लॉन्स में इसमें जो बहुत कम मुद्दत वो वहाँ पे किसी की उन्होंने बात सुनी, वो लगातार इस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये रेजोल्यूशन वापस लेना चाहिए, जिसमें स्पीकर का जवाब था ये कि मैं इसमें कोई इख्तियार नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक बार जो रेजोल्यूशन आया पास हुआ तो मेरे पास उसका इख्तियार नहीं है वापस लेने का, ये हाउस ले सकता है। मतलब वो लगातार ये बता रहे हैं कि मैं ना रेजोल्यूशन लाने का मजाज हूँ, न वापस लेने का हूँ, न इसको तरमीम करने का, ये सारा हाउस के हाथ में है। तो हाउस ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है। इसके साथ जो उसने सजाद गनी लोन का जो रेजोल्यूशन आया था उसके बारे में भी उसने यही रूलिंग वहाँ पे दे दी कि 1 साल के अंदर जब कोई रेजोल्यूशन आता है किसी एक मौजू पे तो उस पर बहस नहीं हो सकती। मतलब यह कि 1 साल के बाद इसी मौजू पे एक रेजोल्यूशन आ सकता है, तब तक नहीं आ सकता है। तो उन्होंने रूल आउट किया कि कोई दूसरा रेजोल्यूशन इसमें नहीं आएगा। अब इसमें फाइनली ये था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुतबा था जो उन्होंने पढ़ा था पहले ही रोज़ असेंबली में, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है इस पे, जो ऑब्ituary रेफरेंसेस और बाकी चीज़ें हैं, उसके बाद इस पे लोग बोलते हैं, मुख्तलिफ जो MLA साहिबान होते हैं वो लोग इस पे बोलते हैं और आखिर में चीफ मिनिस्टर्स का जवाब देते हैं। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि चीफ मिनिस्टर अपने इस खुतबे में जिक्र करेंगे अपने रेजोल्यूशन का, और जो उनकी पार्टी का मनसूबा है, हुक्मरान सरकार हुक्मरान जमात का मनसूबा है अभी इमीडिएटली, तो उन्होंने डेवलपमेंटल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसका जिक्र किया, पूरा खुलासा इसमें उन्होंने किया। तो इसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने वो सारी जो क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ थी अपोजिशन की तरफ से, एक तो बीजेपी की तरफ से अलग थी, दूसरा उन 5 MLAs की तरफ से थी, सजाद गनी लोन, शेख खुर्शीद, मीर फयाज, ये जो है शबीर अहमद कुले और वहीदुर रहमान परा, इन लोगों की तरफ से भी जो एक पैरेलल रेजोल्यूशन आया था जिसको स्पीकर ने इसी दलील के साथ रद्द कर लिया कि उसको नहीं लाया जा सकता है। तो इन्होंने इन दोनों जो अलग अलग 2 फ्रंट्स इसके खिलाफ थे इसमें, तो इन्होंने दोनों का जवाब दिया। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बता दिया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि ये जो शोर शराबा होता है, पेंडेमोनियम होता है, ये अक्सर होता है, सरकार के लिए अच्छा रहता है क्योंकि सरकार को फिर जवाबदेही नहीं रहती। उसने अब जिक्र किया आपने, जब वो वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे
तो उस वक्त उसने कहा कि हम इसका इंतजार करते थे कि शोर शराबा हो जाए, फिर हमें जवाबदेही करना ही नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा कि बीजेपी के एमएलएज ने ये जो किया है वो उनकी गैर जिम्मेदारी है, और लोगों ने जो उनको मैंडेट दिया है, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, उन्होंने उस जिम्मेदारी के साथ इंसाफ नहीं किया है। उनको चाहिए था यहाँ पर बैठना और हमें जवाब तलब बनाना हाउस के अंदर, जो उन्होंने नहीं किया। तो पीडीपी के बारे में उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस में उन्होंने ये कहा कि इनको इशारे मिलते हैं, मतलब उन्होंने यही तासुर दिया जैसे कि उनको मरकज से ही या भारतीय जनता पार्टी से ही इशारे मिल रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि पहले दिन जब ये रेजोल्यूशन आया तो ये लोग इन्होंने यहाँ पे लहराया भी, उन्होंने इसको खुशामदीद वेलकम किया, और उसके बाद ये मेरे चैम्बर में भी आए, वहाँ पे उन्होंने मुझे मुबारकबाद दे दी। उसने कहा कि उसके कुछ मिनट के बाद ही अचानक उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा इसमें ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो उसने ये तासुर दे दिया है कि इनको डायरेक्शन कहीं से मिल रही थी और इसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा हमने रिफ्यूज़ किया, हमने डिसाइड कर लिया था हमें किसी ट्रैप में नहीं पड़ना है और कोई कमज़ोर रेजोल्यूशन नहीं लाना है। हमने बहुत सोच समझ करके इसमें अल्फाज का इस्तेमाल किया है ताकि यह रेजोल्यूशन एक तारीखी रेजोल्यूशन बने और इसको मरकज़ को इस मरकज़ के लिए इसको रद्द करना आसान नहीं रहेगा। तो वो मुतमईन थे कि जिस लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया, जिस टेक्स्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया, उसने कहा वो बिल्कुल हमारे जो हमने वादे किए थे लोगों के साथ उसके मुवाफिक है और हमारे पार्टी और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट्स के मुताबिक हैं। उन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी तनकीद की, उसमें पीडीपी के ऊपर वो एक लंबी तकरीर थी उनकी, 45 मिनट तक वो चली। चलिए एक बार विकास जी के पास चलते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। फयाज साहब, विकास जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा बहुत सोच समझकर हमने रेजोल्यूशन लाया था, वर्ड्स बहुत चुनिंदा थे ताकि वो रेजोल्यूशन स्ट्रांग हो और वो पास हो जाए, यानी कि उसमें कहीं भी 370 का जिक्र नहीं था, केवल स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ था। तो उमर अब्दुल्ला क्या कहना चाहते थे, आखिर क्या आपको समझ आया उनकी इस सारी स्पीच से? और फिर जो बीजेपी बाहर रही उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया कि वो गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया रहा, उसके ऊपर। दीपक, कल परसों जब ये रेजोल्यूशन आया, मैंने 30 सेकंड इसको पढ़ने के बाद एक ठंडी सांस ली और एक स्माइल मेरे चेहरे पर आई। और मैंने कल भी डिस्कशन में कहा था खेला हो गया। वर्ड्स वर चोजन वेरी केयरफुली, रादर वर्ड्स वर ड्राफ्टेड वेरी केयरफुली। इस पे पूरा डिस्कशन हुआ था, कहीं भी 370 35A का जिक्र नहीं था, पर जिक्र था भी। जब स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की वो बात कर रहे थे उस सब की, लेकिन वो सब दफन हो चुका है। आज गरज कर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर करा और अमित शाह ने तो खुले खुले शब्दों में कह दिया। अब बात ये थी कि एक जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो कि उमर अब्दुल्ला की है, स्टेट में आई है, उनको सेंटर से स्टेटहुड भी वापस चाहिए और उसके साथ कुछ फ्री बीज भी, कुछ ऐसी चीजें जिससे इस यूटी से जब स्टेट बनती है डेवलप करने के वक्त आपको कुछ स्पेशल पैकेजेस चाहिए होंगे। तो उन्होंने उस स्पेशल स्टेटस के अंदर उसको मांग लिया था और वहां ही जनता की आवाज को भी रख दिया था। देखो, जब 370 की बात होती है तो रीजनल सेंटीमेंट्स की बात है। कश्मीर के लोग शायद ये समझते हैं कि 370 से उनको कोई ताज मिलता है और जम्मू वाले इसके अगेंस्ट बात करते हैं, जबकि 370 से ऐसा किसी को कुछ नहीं मिलता। फायदा अगर हुआ है तो जिन्होंने रूल किया उन पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है। लोगों को इससे ना कल फायदा हुआ था ना परसों होगा। लेकिन जानने की बात यह कि उमर अब्दुल्ला ने खुद माना कि इट वाज केयरफुली ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन। अगर ऐसा नहीं होता तो पीएम और एचएम इसके बारे में बात नहीं करते। तो देखो, हर कोई सियासी रोटियां पका रहा है। दीपक, महाराष्ट्र में कैंपेन के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने इसके बारे में बोला, तो इससे आप क्या समझते हैं कि इट वाज वेल टाइम्ड? और जब उमर अब्दुल्ला जब इसके बारे में बोलते हैं वो भी इसका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, तो फंसा कौन? आम नागरिक जो इसके बारे में व्यूज दे रहा है, कमेंट्स दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनका होना कुछ नहीं। अच्छा लगा, मेरे ख्याल में जल मंत्री ने थोड़ा सा बात करी उसके बारे में, किसी ने बेरोजगारी की एंड में बात करी, शाम को फयाज साहब बताएंगे इसके बारे में। लेकिन चलो, जिसका भी जो भी अंत हुआ भला हुआ। जहां तक बीजेपी के जो एमएलए थी उनकी बात है, मुझे लगता है उन्होंने हंगामे को शुरू तो कर दिया, उसके बाद उनको खुद ही नहीं समझ आया कि इसको लेके कहां जाना है और फिर बाहर जाके असेंबली लगाना नहीं। आपको अंदर बात करनी थी। अगर उन्होंने रेजोल्यूशन लाया था, आपके अंदर भी अच्छे वक्ता थे, जवाब वहीं देते। देखो, इवन इफ यू वॉच अ मूवी,
हीरो और विलन के बीच का डायलॉग भी लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो बनाते ना उनको विलन, अपनी बातों से साबित करते कि जो 370 का रेजोल्यूशन ला रहे हैं वो इस देश के विलन हैं। आपके अंदर अच्छे वक्त आते, आपको बात सदन के पटन में यानी असेंबली के वहां कटघरे में रखनी थी। आप बाहर जाके जो मर्जी चलाइए, किसने सुना किसने देखा, हमने तो आपको मार्शल आउट होते देखा। आज बड़ी इज्जत से आप अंदर गए और 10-15 मिनट बाद आप उठाकर बाहर पटक दिए गए। हमने ये देखा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा हमारे जम्मू के एमएलए के साथ जो हुआ। पवन जी, अब आप जरा ये बताइए कि जो बीजेपी का ओवरऑल रवैया रहा, शुरू में तो प्रोटेस्ट हुआ, रेजोल्यूशन पे बनता भी था, मगर वो प्रोटेस्ट इतना आगे बढ़ा देना और आज मार्शल आउट हो जाना, बाहर असेंबली लगाना, फिर जो एलजी के एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, कुल मिलाकर पवन जी आप कैसा देखते हैं बीजेपी एज ए ऑपोजिशन इस सारी हाउस के अंदर? देखिए, बीजेपी ने तो अपोजिशन करनी थी, उन्होंने की। अब आप इस मुद्दे को शब्दों का खेल कहिए, जहाँ डिज़ाइनिंग ऑफ द जो रेजुलेशन था उसके ऊपर बात करिए, किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हो। आपने प्रस्ताव लाया और बीजेपी का काम था उसका विरोध करना, और उन्होंने किया। अब कहानी ये थी कि आपने शुरू तो कर दिया, 2 दिन 3 दिन निकल गए, कल एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 2 लोगों की अपहरण कर हत्या कर दी जाती है और आप लोग खामोश रहते हैं। असेंबली के अंदर जिक्र तक नहीं किया। आप वहां से 2 विधायक, 2 नहीं 3 विधायक, एक अपोजिशन और 2 अपोजिशन और एक सरकार के साथ जो खड़े हैं, प्यारे लाल जी, रोशन लाल के भाई, उन्होंने भी मिलिटेंसी का दंश झेला हुआ है। हमारी जो किश्तवाड़ की एमएलए हैं वो खुद पीड़ित हैं आतंकवाद से। सुनील शर्मा किश्तवाड़ से, जो पहले थे अब पाडर नागसैनी से। 3 लोगों का फर्ज बनता था इस मुद्दे को, जो मरा हुआ सांप गले में डाल के घूम रहे हो असेंबली के अंदर, सभी लोगों को जो सेंटिमेंट्स ग्रैब करने की कोशिश हो रही है, एक साइड पे रखते, किश्तवाड़ के ऊपर बात करते तो आज आपकी वाहवाही होती। लेकिन आपने 370 के मुद्दे पे वहां पर हंगामा किया, ठीक, आपका फर्ज बनता था, आपने किया। लेकिन एक ग्रुप जो और है, जैसा दीपक ने कल कहा था, एक फ्रंट वहां पर जो खड़ा हो चुका है, वो फ्रंट भी चाहता था कि आज भी इसी मुद्दे पर अगर बहस होती है, भाजपा का मार्शल आउट होता है और वो बाहर जाके कुछ करते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको था कि हाउस से ये लोग बाहर चले जाएं सब, और ऐसा ही हुआ, एक एक करके सब बाहर आ गए। और जो एलजी का जो भाषण था जिसके ऊपर बोलना था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। अपोजिशन सारी बाहर थी और अंदर वही लोग बैठे हुए थे जो सत्ता पक्ष के, जहाँ 2-3 और जो अपोजिशन के लोग थे जो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों के थे। तो मुझे ये कहीं अच्छा नहीं लगा। आज चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर खड़े होते, अंदर बहस करते, चाहे इसी मुद्दे पर करते, लेकिन किश्तवाड़ का भी नाम जरूर लेते। फयाज साहब, आपके पास वापिस आऊंगा। उमर अब्दुल्ला की स्पीच की हम बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने रेफर किया पीएम और एचएम को भी, और पीएम और एचएम ने आज महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में जिक्र किया जम्मू कश्मीर असेंबली का, यानी कि उन्होंने श्रीनगर में जो हो रहा है उसका रेफरेंस दिया, और उमर अब्दुल्ला ने हाउस के अंदर अपने जवाब में पीएम और एचएम का रेफरेंस दिया। ये दोनों रेफरेंसेस को आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल ड्रामा, या आप समझते हैं कि अपनी अपनी जहां जहां मजबूरी है, जहां जहां जरूरी है, वहां वहां वो बयान? देखिए, दोनों को इसके फायदे मिल रहे हैं। जैसे कि हमने कल के प्रोग्राम में भी बताया था, इसमें इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये बता रहे हैं कि जितनी मुखालफत बीजेपी हमारी करती है, जितना हमारे खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी वादी कश्मीर में है, उनको लग रहा है कि इन्होंने यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है। इसलिए इससे ये जो है भारतीय जनता पार्टी और इसके सीनियर मोस्ट लीडर्स, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। इसका इनको फायदा मिल रहा है, उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को भी उनको मिल रहा है। इधर से महाराष्ट्र में वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो जिन रियासतों में इलेक्शन चलेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र है और उसके झारखंड में, तो इन दोनों जगहों पे जाहिर है कि ये लोग वहाँ पे, बीजेपी के लोग वहाँ पे कांग्रेस को मेनली टारगेट करने की कोशिश करेंगे और ये बात वहाँ वोटरों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो कांग्रेस है, ये भाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो 370 खत्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ है, इसका हमें वहाँ पे फायदा मिलेगा।
इनको किस हद तक इसका फायदा मिलता है वो एक देखने की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोकसभा के इलेक्शन में भी ये लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद यूपी में से 80 में से 60-65 सीट्स बीजेपी वहाँ जीतेगी, लेकिन आपने देख लिया 43 सीट्स का नुकसान। उसके बावजूद भी ये इनकी कयास आ रहे हैं जो मिसकैलकुलेशन साबित हुई है लोकसभा के इलेक्शन में बुरी तरह से। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में क्या इससे उनको कोई फायदा मिलेगा वो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, इस पे हमारी ज़्यादा नज़र नहीं है। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कॉलिशन का ताल्लुक है, यहाँ पे मतलब जितने लोग इनको पहले सपोर्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अब उनको करेंगे। जब जो उमर अब्दुल्ला ने 45 मिनट की अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया, इन्होंने कंप्लीटली इनको जो उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म थी इनके वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। 4-5 लोग थे जो उनके मुखालफिन थे, जिसमें ये जिन मतलब 5 असहाब का मैंने MLAs का जिक्र किया वो थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ करना तो कोई PDP से सीखे। उन्होंने कहा कि ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए थे। तो उसने कहा कि ये बात सही है कि मैं वाजपेयी जी की सरकार में शामिल हुआ था आज से 25 साल पहले। तो उस वक्त हमारा मकसद ये था कि जो हमें रेजोल्यूशन वहाँ पे पास करना था रियासती जम्मू कश्मीर की असेंबली में और ग्रेटर ऑटोनॉमी से मुतालिक, तो उसके लिए हमें वहाँ पे मैदान हमवार करना था, चीज़ें हासिल वहाँ पे करनी थी, वो हमारा मकसद था। हमने कभी भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में पावर का हिस्सा नहीं बनाया, इंस्टीट्यूशंस में इनको यहाँ पे नहीं लाया जिस तरह से PDP ने किया। फिर उसने कहा कि इस जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर करने का सिलसिला बीजेपी ने उस वक्त शुरू किया जो लास्ट रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर की असेंबली में 2018 का, जिसमें GST लाया गया था और हमारी इक्तिसादी ऑटोनॉमी मतलब आर्थिक मतलब ये जो ऑटोनॉमी है ये उस वक्त ख़त्म की गई। ये उस वक्त ये PDP BJP गवर्नमेंट ने की, जिसमें ये शामिल थे। उनका इशारा सज्जाद लोन और इनकी मतलब PDP के लोगों की तरफ था कि ये लोग उस वजारत में शामिल थे BJP की सरकार में, जिसमें GST लागू किया गया जम्मू कश्मीर पे। उसने कहा ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उन्होंने ख़त्म की और इसका यही सिलसिला फिर आगे चला और इसका जो अंत था वो था 5 अगस्त 2019। जी फयाज साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। विकास जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो फ़ायदा होगा इस बात का कि बीजेपी जितना भी प्रोटेस्ट करेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में, क्या ये सारे मामले का महाराष्ट्र चुनावों में और झारखंड के चुनावों में बीजेपी फ़ायदा लेगी? और दूसरा, क्या जम्मू में बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा? दीपक, मैं नहीं मानता इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो अगली इलेक्शन J&K में होगी, अगर ये सरकार चलती है तो वो 5 साल दूर है। इवन लोकसभा की इलेक्शन उतना ही टाइम 4.5 से ज़्यादा दूर है। इसका इमीडिएट फायदा जिसको होते दिख रहा है वो बीजेपी है। क्योंकि आप समझिए, ये जो छोटे छोटे गुंडे थे जिन्होंने शोर डाला 4-5 MLA PDP के जो इंडिपेंडेंट रहे, या सज्जाद लोन जैसे, इन्होंने कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 का वो मुद्दा उछाला जो कि दफन हो चुका है। एक रेजोल्यूशन लाना अलग थी, आपका हक था, आप किसी चीज को एग्री नहीं करते थे, आपने ये कहा था कि हमें पूछकर नहीं किया गया, हम उसके पार्टी नहीं थे। आपने एक कंप्लेंट दर्ज करी, उसका एक तरीका था, बड़े अच्छे तरीके से NC ने कर दिया। आप उनके साथ नहीं, वर्डिंग पे लड़ाई करना कहीं ना कहीं ओवैसी की तरह हो रहा था। आप इनडायरेक्टली बीजेपी को हेल्प कर रहे थे। जितना ये शोर मचा रहे थे उतना एक ऐसे मुद्दे को हवा मिल रही थी। इन्होंने बिग बॉस का घर बना दिया एक्चुअली असेंबली को, और एंड में बिग बॉस एक आवाज से कहने वाले थे खामोश। तो 370 जब भी आगे जाएगा, आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है, वो खत्म हो चुका दीपक। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब उस पर बात नहीं होनी है। उस पर शोर मचाकर इन्होंने अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करा। ये थिएट्रिक्स थे। इससे मुझे नहीं लगता जनता का या असेंबली का कोई भला हुआ। मुझे नहीं समझ आ रहा किसने ये स्टेज मैनेज करा, लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका था दीपक। मैं इसमें पवन जी इसमें मुझे एक चीज का लगा है कि NC को तो फायदा नहीं हो रहा, और महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी कोई इमीडिएट बीजेपी को फायदा नहीं होगा, पर इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ही है तो हम सब जानते हैं पवन जी। बाहर बीजेपी को फायदा हो ना हो, जम्मू में बीजेपी की रेपुटेशन बढ़ेगी जो बीजेपी ने किया, या फिर कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि क्या हुआ सब कुछ? देखिए, जम्मू संभाग के अंदर
अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीती हैं। रजौरी पुंछ की एक सीट को हम ले लें तो बाकी को छोड़कर सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज भी आप देखिए बाहर जब निकलते हैं बात करिए तो वो कहते हैं हमने वोट किस लिए दिए थे, तभी तो दिए थे कि अगर कोई भी देश विरोधी बात होगी तो हमारे जो शेर हैं वो गरजेंगे। लोगों की जैसे अभी विकास शेखर जी कह रहे थे कि बहुत देर के बाद अगर चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा क्या एनसी को फ़ायदा दे पाएगा। शॉर्ट मेमोरीज पीपल हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत सी चीज़ें पहले भी भूल गए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ये जो मूव था, जो प्रोटेस्ट का, इसका जहाँ पे फ़ायदा होगा। और मैं ये चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आज असेंबली ख़त्म हो गई, आप इनको वापस आने दीजिए। अगर इनका डोल फूल मालाओं के साथ स्वागत नहीं हुआ तो आप मेरे से बात कर लेना। फयाज साहब, ढोल फूल मालाओं से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सबका स्वागत होगा, मगर कुल मिलाकर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 6 दिन असेंबली के अंदर हुआ, ये सब कुछ अब जर्नल पॉलिटिक्स में, असेंबली के बाहर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, एनसी की, पीडीपी की और बीजेपी की पॉलिटिक्स में, इन सब बातों का कितना असर दिखेगा? इसमें हमें ये बात देखनी है, एक तो हमने जिक्र किया कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट इसमें इस वजह से भी है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है वहाँ पे, जैसे कि हमने भी जिक्र किया महाराष्ट्र में और झारखंड में, और उसके बाद देखना है ये कैसे चलता है। उमर अब्दुल्ला ने जिक्र किया अपने दौरे का, उसने कहा कि जब मैंने यहाँ से इलेक्शन जीता तो मुझे जाना था मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और बाकी मिनिस्टर से मिलने के लिए, ताकि मैं रियासत के लिए चीज़ें हासिल करूं। उसने कहा कि जहां तक हमारे रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, जो चीज़ें इसमें हमने मांगी हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें हमें इस सरकार से नहीं मिलेंगी जो इसमें है, लेकिन एक न एक दिन हालात बदल जाएंगे। जिस दिन हमारे लिए हालात मवाफिक फिर बनाएंगे, उस वक्त हमें इसी रेजोल्यूशन के मुताबिक चीज़ें वापस मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक इख्तियारात का ताल्लुक है और डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनका रवैया जो था वो बहुत ही खुशगवार था। और इसमें इन्होंने कहा कि जो मरकज़ी मिनिस्टर हैं बिजली के, तो उन्होंने हमें 300 मेगावाट बिजली दे दी। कश्मीर में जो सर्दियों के दौरान शिद्दत की यहाँ पे सर्दी रहती है और बिजली की कमी रहती है, उसको दूर करने के लिए इमीडिएटली उन्होंने एडिशनल कोटा दिया है 300 मेगावाट का। इसके अलावा उन्होंने एक और पैकेज दिया। उन्होंने कहा हाईवेज़ का पैकेज जो हमें मिलने वाला है वो यहाँ पे आकर के वो खुद इसका अनाउंसमेंट करेंगे जो हाईवे के मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो ब्रिजेस से मुतलिक एक स्पेशल पैकेज ओवर एंड अबव द बजट मरकज़ी सरकार ने हमें दिया है, उसमें हमें बहुत सारे ब्रिजेस यहाँ पे मुकम्मल करने हैं और नए भी बनाने हैं यहाँ पे। तो उसने कहा कि हमारा उनके साथ उस लेवल पे तालमेल बहुत अच्छा है। इसने फिर एक और बात भी इम्पोर्टेंट उसने बताई, वो ये कि उसने कहा कि इस वक्त जो यहाँ पे सिचुएशन है, जो मिलिटेंसी वगैरह के वाक़ात होते हैं, ये इसमें फ़र्क है। पहले ये होम के पास होता था और होम होता था चीफ मिनिस्टर के पास, अब वो सिचुएशन नहीं है। इस वक्त पुलिस, होम, ये जो सारे सिक्योरिटी का निज़ाम है, ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ में है। लेकिन एक बात सब लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि इसमें हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है यूटी गवर्नमेंट का और मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसने कहा इनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को और जम्मू कश्मीर पुलिस को मेरी सरकार का मुकम्मल तौर पे ताउन है और हम एक ही पेज पे हैं इस सारे मामले में। जो टेररिज्म और मिलिटेंसी के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी, इसमें कोई भी मतलब किसी तरह से हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, इसमें इनको मुकम्मल ताउन हमारा शामिल रहेगा। वो एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसलिए कि कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग डॉक्टर फारूक अब्दा पिछले कई दिनों से ये मतलब शिकायतें शुरू कर ली थी कि ये देख लीजिए ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन करवा रहा है, कौन करा रहा है, हमारी सरकार में आने के फौरन बाद ही क्यों शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस किस्म की बात उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बता दिया कि हमारा मुकम्मल ताउन मरकज़ी सरकार के साथ है, क्योंकि
हम सब लोगों की मजबूरी है यहाँ पे अमन रखना। जब हम अमन होगा तभी बाकी सारी चीज़ें होगी, चाहे वो डेवलपमेंट है और जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो तभी पूरा होंगे जब यहाँ पे अमन होगा, जब यहाँ पे शांति होगी। और उसके लिए ये हमारा मुश्तरका मकसद है, दोनों का हदफ यही है, मरकज़ी सरकार का और यूटी सरकार का। उसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि कोई इसमें हमारा इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत धन्यवाद फयाज साहब। विकास जी, मुझे एक चीज बताइए कि क्या चाहे उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हम और केंद्र सरकार एक ही पेज पे हैं, मगर जो कुछ असेंबली में हुआ, ऑपोजिशन बीजेपी और सरकारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो रिलेशन खट्टे हुए, क्या इसका असर उमर अब्दुल्ला की सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच में नहीं दीपक, देखो पहले दिन से हम इलेक्शंस के बाद कह रहे हैं, जिस दिन से उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है और वो सेंटर से मिले हैं, जो ग्राउंड पर चीजें नजर आ रही हैं उससे ये साफ लग रहा है उमर अब्दुल्ला का एलजी और सेंट्रल सरकार के साथ अच्छा एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जो असेंबली में हुआ ये स्क्रिप्टेड था कि हो सकता है टोटल अनस्क्रिप्टेड हो, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। कल के बाद सब भूलकर काम करेंगे। इस नौटंकी में एक चीज जरूर हुई है, पीपल ऑफ JNK हैव लॉस्ट वन थिंग, शायद स्टेटहुड कहीं दूर हो गया और शायद इस पे कई लोग मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी कहता हूं अपने पांव पर कई लोगों ने कुल्हाड़ी मारी है। बाकी सेंटर और जो स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात है दीपक, इस स्थिति में दोनों को तालमेल से चलना होगा, चीजें अपनी पेस से होती रहेंगी और ग्रेजुअली आप देखिए सब चीजें इंप्रूव होंगी। और उमर अब्दुल्ला इज एक्टिंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट चीफ मिनिस्टर। He knows his job, he knows why he has come to power, he is doing it for his people of JNK। और बहुत अच्छा है कि वो जम्मू कश्मीर दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं इसमें, उन्होंने अपने कश्मीर पार्ट को भी खुश रखना है, और जैसे उनके फादर फारूक अब्दुल्ला साहब करते थे, वो जम्मू का ख्याल रख के जरूर चलते थे, भले ही वो वादी में जाके लैंग्वेज बदल देते थे। और सेंटर की तरफ से भी मोदी साहब का एक बात देखी गई है, उनका एक एजेंडा था 370, वो खत्म हो गया। तो जम्मू कश्मीर को शायद अंदर से वो भी बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, और वो भी चाहेंगे स्टेट की एक स्पेशल डेवलपमेंट हो, और इस तरह सेंटर का भी पूरा सहयोग बनेगा। लेकिन जो आज हुआ उस पर सबको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, बीजेपी को भी, और शायद एनसी को, बीजेपी से जो लोकल एमएलएस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते मिलने से इंप्रूव होते हैं। दीपक, मैंने कल भी कहा था सीएम को उनसे पर्सनल मिलना चाहिए। उनमें से कई काफी सीनियर लीडर हैं जिन्होंने उनके पिताजी के साथ भी शायद काम किया है, और अगर चीजें कम्युनिकेशन बढ़ाई जाएगी शायद चीजें अच्छी हो जाएं। और पहले ही देखना पड़ेगा इस चीज पे, उनको काफी सोच के कदम उठाने होंगे। पवन जी, आखिरी सवाल आपसे, स्टेटहुड थोड़ा दूर हो गया क्या? मुझे लगता है जो माहौल अभी इस समय बना है इसमें स्टेटहुड में देरी हो सकती है, क्योंकि जैसा विकास अभी कह रहे थे कि स्क्रिप्टेड थोड़ा सा स्टोरी जो है वो ट्रैक से हटी है, तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड अब थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास तौर पे जो 6 दिन का असेंबली सेशन रहा, इसने बहुत कुछ साफ कर दिया कि आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या चाहती है, ऑपोजिशन क्या चाहती है, और कुछ ऐसा थर्ड फ्रंट जो एक नया बना है वो क्या चाहता है। और बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड तो सभी चाहते हैं, मगर स्पेशल स्टेटस सबका अपना अपना है, मगर देना केंद्र सरकार ने है। तो केंद्र सरकार क्या देती है, कितना देती है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास तौर पे हमारे व्यूअर्स का धन्यवाद जो हमारे ऐसे डिस्कशन प्रोग्राम्स लगातार देखते हैं और डीएम करके भी बताते हैं। तो प्लीज आप हमें बताते रहिए हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे प्रोग्राम्स पूरे देखा करिए, ताकि समझ पाएं कि चीजें आगे कैसे चल रही हैं। बहुत